And this is Pankaj Diman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are going to start next question of the subject Professional Ethics, Bar Bench Relation and Moot Court. And question is, describe the various powers of the State Bar Council. तो स्टेट बार काउंसिल का कॉम्पोजिशन आपने पढ़ा, आपने उसके फंक्शंस को वहाँ पे देखा. अब स्टेट बार काउंसिल को एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर क्या क्या पावर्स कंफर्म की गई हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. The State Bar Council is provided many powers under Advocate Act 1961. These are following are. तो ये सारी क्या है. सबसे पहले power to make rule. A State Bar Council may make rules as per the power delegated under section 28 of the Act. 20 Advocate Act के सेक्शन 28 के अंडर जो पावर स्टेट बार काउंसिल को दी गई हैं उनके रिगार्डिंग वो कोई भी रूल जो है वहाँ पे बना सकता है. तो पावर टू मेक रूल्स, स्टेट बार काउंसिल जो है कोई भी रूल जो है इस एक्ट के पर्पस को पूरा करने के लिए कोई भी रूल जो है यहाँ पे बना सकता है और ये पावर्स को 28 सेक्शन में कन्फर्म की गई है. इन पर्टिकुलर and without the prejudice to the generally of the foregoing power, such rules may provide for. ये rules किसके रिगार्डिंग होंगे. The time within which and form in which an advocate shall express his intention for the entry of his name in the roll of the State Bar Council under section 20. इसके अलावा रूल किसके रिगार्डिंग बनाएंगे कि किस टाइम पे एक एडवोकेट जो इंटेंशन रखता है अपना नाम रोल ऑफ द स्टेट बार काउंसिल में उसका टाइमिंग क्या होगी और किस तरीके का फॉर्म उसको लगाना पड़ेगा, वो कैसे वो करेगा, इसके बारे में रूल वो बना सकता है. अ फॉर्म इन विच एन एप्लीकेशन विल बी मेड टू द बार काउंसिल फॉर द एडमिशन एज एन एडवोकेट ऑन इट्स रोल इन द मैनर इन विच एप्लीकेशन शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय द इनरोलमेंट कमेटी ऑफ द बार काउंसिल. इसके अलावा रूल इसके रिगार्डिंग भी बनाए जा सकते हैं कि कैसे बार काउंसिल जो है एप्लीकेशन जो है लेगी किसी भी एडवोकेट से जो अपना नाम जो है एडवोकेट रोल में एंटर कराना चाहता है, और इसके लिए वो एक अलग से कमेटी भी बनाते हैं जिसको इनरोलमेंट कमेटी ऑफ द बार काउंसिल बोला जाता है. यही इनरोल कमेटी ऑफ बार काउंसिल जो है ये एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ बार काउंसिल और उसका नाम जो है एंटर करती है रोल ऑफ द एडवोकेट में. The condition subject to which a person may be admitted as an advocate of any such role. इसके अलावा कोई भी कंडीशन जो इम्पोज कर सकती है किसी भी एडवोकेट के लिए अगर उसने अपना नाम जो है रोल ऑफ द एडवोकेट ऑफ द बार काउंसिल में इनरोल करवाना है तो इसके रिगार्डिंग रूल जो है बना सकती है. द इंस्टॉलमेंट इन विच द इनरोलमेंट फी में बी पेड. तो किस तरीके से देखिए जब भी एडवोकेट जो है अपने आप को इनरोल कराना चाहता है किसी भी बार काउंसिल के रोल में एडवोकेट के रोल में तो उसको एक प्रेस्क्राइब फीस भी देनी पड़ती है. तो फीस कितनी होगी, क्या आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, उसके रिलेटेड रूल भी यहाँ पे बनाए जा सकते हैं. नो रूल मेड एज सच शैल बी इफेक्ट अनलेस दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी कि जितने भी रूल आपने यहाँ पे पढ़े ये रूल तभी जो है मान्य होंगे, तभी ये इफेक्ट में आएंगे जब इन रूल से रिलेटेड अप्रूवल जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया दे देगा. देखिए स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही जो है सुपरविज़न करता है हर एक स्टेट बार काउंसिल का. इंडिया में जितने भी स्टेट बार काउंसिल हैं उनके सुपरविज़न का काम जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दे रखा है इस एडवोकेट एक्ट के अंडर. तो अगर कोई भी रूल जो है कोई स्टेट बार काउंसिल बना रही है रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन of a person who want to enroll himself as an advocate in the role of the advocate, तो कोई भी रूल अगर वो बना रही है तो उसका अप्रूवल जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया देगा. दीज रूल्स विल नॉट डिस्पोटिक. नो रूल विल बी मेड बाय बार काउंसिल विच विल प्रिवेंट person more than 45 years to practice law. Indian Council of Legal Aid Advisor बार काउंसिल ऑफ इंडिया. कोई भी स्टेट बार काउंसिल ऐसा रूल नहीं बना सकती है कि एक एडवोकेट जो है वो 45 साल के, अगर कोई पर्सन जो है 45 साल की उम्र के बाद अगर आपको इनरोल कराना चाहता है तो कोई ऐसा रूल नहीं बनाया जा सकता कि उसको वहाँ पे नहीं इनरोल किया जाएगा. अगर इस तरीके से रूल बनाया जाएगा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसको नल एंड वॉइड कर सकती है, क्योंकि ऐसा रूल बनाया गया था इंडिया में कि अगर किसी भी लॉयर की एज 45 ईयर है तो उसको
जो है रोल ऑफ द एडवोकेट में इनरोलमेंट से रोका जा सकता है, प्रोहिबिट किया जा सकता है. The rule made by the Bar Council will not control rules made by the High Court because it affect the independence of the judiciary oppositely. जो रूल बार काउंसिल ने बनाए हैं वो जो है हाई कोर्ट के बनाए हुए रूल के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऑपोजिटली इफेक्ट होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हाई कोर्ट अगर कोई रूल बनाता है तो बार काउंसिल उन रूल के अगेंस्ट कोई रूल नहीं बनाएगा. In the case of the Bar Council of Maharashtra versus Manu Bhai Pragaji Vashi, it has been held by the Supreme Court that the State Bar Council cannot frame rule about qualification or disqualification for casting a vote. तो इस केस में साफ जो है बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल जो है किसी भी एडवोकेट की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन की वो वोट डाल सकता है बार काउंसिल के इलेक्शन में कि नहीं, सेनेटर कोई भी रूल जो है वहाँ पे नहीं बना सकती. तो रूल बनाने की पावर्स जो है यहाँ पे आपने पढ़ी कि स्टेट बार काउंसिल किससे रिलेटेड रूल बना सकता है. पावर ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट, इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है अपने सभी फंड का अकाउंट ऑडिट कराएगा टाइम टू टाइम. Every bar council shall cause to be maintain such book of account and other books in such form and in such manner as may be prescribed. हर एक स्टेट बार काउंसिल जो है जितने भी अकाउंट हैं उनका या जितने भी अकाउंट हैं उनका जो है बुक को मेंटेन करेगी इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब, जैसे कि इस एक्ट में बता रखा है. तो स्टेट बार काउंसिल जो है जितने भी अकाउंट बुक हैं उनको मेंटेन करेगी. दूसरा, द अकाउंट शैल बी ऑडिटेड बाय द ऑडिटर्स ओनली ऑथराइज अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. इन अकाउंट का ऑडिट कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर करेगा, जो कि ऑथराइज अंडर कंपनी एक्ट 1956 होगा. तो इन अकाउंट का ऑडिट कौन करेगा? ऑडिटर करेगा, जो कि ऑथराइज होगा कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग. As soon as may be practicable at the end of each financial year, but not later than the 31st day of December of the year next following, a state bar council shall send a copy of its account together with the copy of report of auditor therein to the Bar Council of India. तो जब भी किसी स्टेट बार काउंसिल का ऑडिट जो है ऑडिटर के थ्रू किया जाता है, लेकिन 31 दिसंबर के बाद नहीं, इससे पहले वो जो है अपने सभी अकाउंट जो जिनका ऑडिट जो हुआ है उसकी कॉपी साथ में कॉपी ऑफ द ऑडिटर जो है स्टेट बार काउंसिल को सेंड करेगा. तो जितने भी अकाउंट हैं उनका जो ऑडिट हुआ है और ऑडिटर की रिपोर्ट, ये सारे जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसकी रिपोर्ट सेंड करेगा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको पब्लिश करेगा ऑफिशियल गजट में. एज सुन एज मैनी may be practicable at the end of the financial year, the Bar Council of India shall send a copy of its account together with a copy of its report to his auditor therein to the central government and shall cause the same to publish the Gazette of India. तो देखिए हर स्टेट बार काउंसिल तो अपने ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजेगी. बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी ऑडिट की रिपोर्ट किसको सेंड करेगी? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सेंड करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिर उसको पब्लिश करेगा ऑफिशियल गजट में. तीसरा जो यहाँ पे पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी. इसके अलावा स्टेट बार काउंसिल फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल जो है डिफरेंट कमेटियाँ यहाँ पे बना सकता है. अंडर सेक्शन 9A एंड 10 ऑफ द बार काउंसिल हैव पावर टू कॉन्स्टिट्यूट सच कमेटी. डिसिप्लिनरी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक स्टेट बार काउंसिल की अपनी एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है और इसका काम एडवोकेट के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसको इंटरटेन करना होता है. लीगल एड कमेटी, जो पुअर है नीडी हैं उनको लीगल एड किस तरीके से प्रोवाइड की जाए, फंड का कैसे यूटिलाइज हो, इसके लिए एक लीगल एड कमेटी भी बनाई जाती है. इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी भी होती है. एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम जो है काउंसिल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसको अच्छे से करने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है. एक इनरोलमेंट कमेटी होती है जो अभी आपने ऊपर पढ़ी, जिसका काम क्या होता है कि एडवोकेट को इनरोल करना इन द रोल ऑफ द एडवोकेट इन द स्टेट बार काउंसिल.
इसके अलावा अदर सच कमेटी विच द स्टेट बार काउंसिल कंसिडर नेसेसरी, इसके अलावा और भी कोई कमेटी बना सकती है जो स्टेट बार काउंसिल को लगे ज़रूरी है इस एक्ट के प्रोविज़न के लिए। इसके अलावा सबऑर्डिनेट स्टाफ भी यहाँ पे होता है, ऑफिसर्स भी होते हैं जैसे सेक्रेटरी, अकाउंटेंट एंड अदर स्टाफ कुड बी अपॉइंटेड बाय द बार काउंसिल। इसके अलावा सेक्रेटरी, अकाउंटेंट एंड अदर स्टाफ बार काउंसिल अपॉइंट कर सकती है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये जैसे कि प्रेस्क्राइब की गई है उसके अकॉर्डिंग होगी, सेक्शन 11 ये बोलता है। तो बार काउंसिल जो है वो डिफरेंट कमेटियाँ बना सकती है और अपने लिए स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी है यहाँ पे कर सकती है। पावर टू पनिश एडवोकेट फॉर मिसकंडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन 35 में अगर कोई एडवोकेट जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है या कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट करता है तो उस कंडीशन में उसको पनिश करने की पावर भी स्टेट बार काउंसिल को है। इसका प्रोसीजर यहाँ पे बताया हुआ है। ऑन रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट, जैसे ही कोई कंप्लेंट मिलती है किसी एडवोकेट के अगेंस्ट, दैट ओनली एडवोकेट ऑन इट्स रोल हैज़ बीन गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, द स्टेट बार काउंसिल शैल रेफर द केस फॉर द डिस्पोजल टू इट्स डिसिप्लिनरी कमेटी। अगर किसी एडवोकेट के अगेंस्ट को कंप्लेंट मिलती है और वो एडवोकेट इन रोल है उस स्टेट बार काउंसिल के रोल ऑफ एडवोकेट में, तो स्टेट बार काउंसिल ये मामला जो है उस स्टेट बार काउंसिल की जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है उसको सौंप देती है। अब डिसिप्लिनरी कमेटी क्या करती है, द स्टेट बार काउंसिल में विड्रॉ अ प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट्स डिसिप्लिनरी कमेटी एंड डायरेक्ट द इंक्वायरी टू बी मेड बाय एनी अदर डिसिप्लिनरी कमेटी। तो स्टेट बार काउंसिल ने अगर कोई प्रोसीडिंग जो है किसी डिसिप्लिनरी कमेटी को दे रखी है और वो जो प्रोसीडिंग जो है पेंडिंग है उस डिसिप्लिनरी कमेटी में, तो वो उस जो कंप्लेंट है उसको वहाँ से विड्रॉ कर सकती है और किसी और डिसिप्लिनरी कमेटी को वो मामला रेफर कर सकती है। अब करेगी क्या, देखिए अब प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है। डिसिप्लिनरी कमेटी शैल टू फिक्स अ डेट फॉर, अगर स्टेट बार काउंसिल को कोई कंप्लेंट आती है तो वो उस कंप्लेंट को रेफर कर देंगे डिसिप्लिनरी कमेटी में। डिसिप्लिनरी कमेटी जो है अब जब उसके पास कोई कंप्लेंट आती है, शैल टू फिक्स अ डेट फॉर द हेयरिंग ऑफ द केस एंड शैल कॉज अ नोटिस देयर टू गिवन टू एडवोकेट कंसर्न एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो जैसे ही उसके पास कोई कंप्लेंट आती है तो वो हेयरिंग की डेट फिक्स करती है और नोटिस जो है दे देती है एडवोकेट को जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में लिप्त है। और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, हर एक स्टेट का अपना एक एडवोकेट जनरल होता है जो जब स्टेट का कोई मामला होता है तो कोर्ट में स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, सरकार को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको भी वहाँ पे बुलाया जाता है। तो डिसिप्लिनरी कमेटी जो है एडवोकेट को नोटिस करती है और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को भी नोटिस करती है और डेट फिक्स कर देती है हेयरिंग की। द डिसिप्लिनरी कमेटी मे मेक एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर नेमली, तो डिसिप्लिनरी कमेटी जो है अब दोनों पार्टी को सुनने के बाद जो है ये डिसीजन जो है कोई भी ऑर्डर जो है यहाँ पे कर सकती है। डिसमिस द कंप्लेंट और वेयर द प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड एट द इंस्टांस ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, डायरेक्ट दैट प्रोसीडिंग बी फाइल्ड। तो पहला काम ये कर सकती है, दोनों पार्टी को सुनने के बाद कंप्लेंट को डिसमिस कर सकती है। वेयर द प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड एट द इंस्टांस, अगर स्टेट बार काउंसिल की तरफ से जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है तो डायरेक्ट करेगी कि प्रोसीडिंग को स्टार्ट करे। रीपेरिम एंड द एडवोकेट को फटकार वहाँ पे लगा सकती है। ये डिसिप्लिनरी कमेटी दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद एडवोकेट कंसर्न जो है जिसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है तो उनको सुनने के बाद जो है उसको डांट फटकार लगा सकती है, कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकती है फैक्ट के बेसिस पे, उसको लगता है कि कोई कंप्लेंट यहाँ पे नहीं बनती है तो सस्पेंड द एडवोकेट, उसको लगता है कि ग्रेव प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ है तो एडवोकेट को सस्पेंड भी कर सकती है प्रैक्टिस से फॉर सच पीरियड एज मे बी डीम फिट। सस्पेंड का मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो 1 साल के लिए 2 साल के लिए उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। रिमूव द नेम ऑफ द एडवोकेट फ्रॉम द स्टेट बार काउंसिल, और भी ग्रीवियस पनिशमेंट उसको देनी हो तो उसका नाम जो है उस स्टेट बार काउंसिल से जो है रिमूव भी किया जा सकता है ताकि वो फिर से प्रैक्टिस ना कर सके। वेयर एन एडवोकेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द प्रैक्टिस ही शैल बी डीबार्ड फ्रॉम द प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट, अगर उस एडवोकेट को सस्पेंड किया जाता है प्रैक्टिस से फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो जब तक उसका वो टाइम 1 साल या 2 साल दिया गया तब तक वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो डीबार्ड होता है। वेयर एनी नोटिस इज issued to an advocate general under subsection 2, the advocate general may appear before the disciplinary committee of the state bar council either in person or through any advocate appearing on his behalf। तो
मैंने आपको पहले ही बताया कि जब डिसिप्लिनरी कमेटी के पास कोई कंप्लेंट आती है एडवोकेट के अगेंस्ट, तो एडवोकेट को तो नोटिस किया जाता है कि वो पर्टिकुलर डेट को डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश हो। एडवोकेट जनरल स्टेट जो होता है उसको भी नोटिस किया जाता है कि वो भी जो है बार काउंसिल के सामने की डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने जो है पेश हो। तो एडवोकेट जनरल को डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने जो है पेश होना जरूरी है। वो खुद हो सकता है या किसी एडवोकेट के थ्रू भी पेश हो सकता है। हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AI 2003 का केस है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट पावर टू डू डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द एडवोकेट इज वेस्टेड इन बार काउंसिल। तो इस केस में साफ है सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी एडवोकेट के अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का राइट जो है वो बार काउंसिल के पास ही है। विकास देश पांडे वर्सी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज नेसेसरी टू निप द इवल। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है अगर किया जाता है तो उसको दबाने के लिए ज़रूरी है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गलत जो है यहाँ पे लिख दिया है, इसको देख लेना आप। सेक्शन 35(4) एडवोकेट प्रोवाइड अबाउट द पनिशमेंट ऑफ द एडवोकेट। तो एडवोकेट की पनिशमेंट के बारे में तो आपने अभी यहाँ पे देख लिया। उसको फटकार लगाई जा सकती है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसको रिमूव भी किया जा सकता है। अगर उसको सस्पेंड कर दिया है तो वो फिर किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस जो है उतने टाइम तक नहीं कर सकता है। यही जो आपने यहाँ पे पढ़ा। When any advocate is suspended for the legal practice, then advocate will not be able to legal practice before any court or tribunal of a person. Section 35 provide the punishment for misconduct। तो यही जो है सेक्शन 35 अपनाता है कि अगर किसी एडवोकेट को सस्पेंड किया जाए लीगल प्रैक्टिस से, तो वो किसी भी कोर्ट में किसी भी ट्रिब्यूनल में कहीं पे भी प्रैक्टिस वो नहीं कर सकता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट दैट ही शुडंट नॉट एनी एक्ट विच अगेंस्ट द प्रोफेशनल एथिक्स। ये ड्यूटी बनती है एडवोकेट की कि कोई भी ऐसा काम ना करे जो प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट हो। देयर आर, आपने एक अच्छे एडवोकेट की क्या जो है सिम्टम्स होते हैं और साथ में एडवोकेट को कैसी उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं सारी पढ़ ली हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन से काम उसके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आते हैं। देर आर सम अदर केसेस ऑफ कुछ केसेस हैं जिनमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात की गई है। जैसे फॉल्स चार्ज ऑन द जजेस पे आरोप लगा देना एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना गया था। हाइडिंग ट्रू फैक्ट्स एंड इंट्रोड्यूसिंग फॉल्स फैक्ट, गलत फैक्ट जो है कोर्ट के साथ रखना भी एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना गया था। नॉट रिटर्निंग द डॉक्यूमेंट टू द पार्टी को उसके डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं करना, ये भी एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना गया था। बाइंग डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, आपको पहले बताया कि एडवोकेट की ये ड्यूटी है कि कभी भी वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जिससे रिलेटेड उसने केस ले रखा है पार्टी से, उस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश या अपने बेनिफिट के लिए खरीदने की कोशिश ना करे। अगर वो बाइंग ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी करता है तो ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। नॉट फाइलिंग सूट आफ्टर गेटिंग फीस, फीस लेने के बाद भी अगर कोर्ट में वो सूट फाइल नहीं करता है तो ये भी एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है माना जाएगा। इन केसेस में ये बताया गया। हरीश चंद्रा तिवारी वसी बैजू का केस है 2002 का। टेकिंग कंपोजिशन ऑफ द पार्टी बाय एन एडवोकेट एंड नॉट पेइंग इट टू हिम इज कंसिडर्ड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर किसी केस में एक पार्टी को जो है कॉम्पोजिशन मिला है और ये कॉम्पोजिशन एडवोकेट ने रिसीव किया है और ये कॉम्पोजिशन फिर उस पार्टी को अगर एडवोकेट नहीं देता है तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है माना जाएगा। इन केस ऑफ बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस केस सत्यनारायण के केसेस में रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द गिल्टी एडवोकेट फ्रॉम द रोल ऑफ बार काउंसिल ऑन अकाउंट ऑफ सीवियर मिसकंडक्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ मनी ऑफ द प्रॉपर्टी इट ट्रीटेड एज ए प्रॉपर पेनल्टी। तो अगर कोई एडवोकेट जो है किसी प्रॉपर्टी पार्टी की मनी का जो है डिस इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है तो ये सिविल मिसकंडक्ट माना जाएगा और उसको पनिशमेंट वहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सी AK सक्सेना के केसेस में कीपिंग फाइल्स ऑफ द पार्टी इन द सब्सिट्यूट ऑफ फीस इज कंसिडर्ड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो अगर फीस नहीं दी गई है एडवोकेट की और उसकी फाइल वो अपने पास रख लेता है तो ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। आपने पढ़ा था कि एडवोकेट की ड्यूटी है कि अगर क्लाइंट उसका फीस नहीं देता है तो वो उसके केस को लड़ने से मना कर सकता है, उसके बिहाफ पे कोर्ट में प्लीड करने से मना कर सकता है, लेकिन उसके फाइल्स जो उसकी डॉक्यूमेंट जो है अपने पास नहीं रख सकता। अगर वो ऐसा करता है तो ये भी एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। थैंक यू सो मच।